गांव में कमला और उसका पति पलाश अपने इकलौते बेटे हरीश के साथ बहुत अच्छे दिन बिता रहे थे। पलाश दिन भर खेती बाड़ी करता और कमला घर संभालती थी। अब जब बेटा बड़ा हो गया तो वो अपने पिता के साथ मिलकर खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाता। खा ले बेटा, पेट भर के खा। शरीर में ताकत नहीं होगी तो काम कैसे करेगा? अब तो मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ। अब धीरे धीरे सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। पिताजी आप चिंता मत करिए, और माँ तुम भी अब चिंता मत करो। तुम्हारा बेटा अब बहुत बड़ा हो गया है, अब मैं सब संभाल सकता हूँ। माँ, ओ माँ। हाँ। तुम क्या कर रही हो, और वहाँ पे देखकर तुम क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ बेटा, पता नहीं तेरी शादी कब होगी और कब इस घर में एक प्यारी सी बहू आएगी। वो क्यों माँ? अकेले तुम्हारा घर में मन नहीं लगता क्या? कैसे लगेगा घर में, अच्छा बता। तुम बाप बेटे तो घर से बाहर ही रहते हो और मैं। ठीक है, अब मत बोलो, मैं समझ गया हूँ। तुम लड़की देखो, उसके बाद तुम बहू के साथ बैठकर बातें करना। वो लोग एक दिन लड़की देखने के लिए गए तो वहाँ लड़की की माँ ने लड़की से कहा, आओ बेटी आओ, जरा यहाँ आकर बैठो। और बताओ बेटी, कैसी हो तुम? हाँ, वो तो अच्छी ही है दीदी, खराब क्यों रहेगी बताइए। हाँ, और मुझे पता है वो आपके घर में बहुत ही अच्छे से रहेगी। अच्छा बेटी, तुम्हें क्या पसंद है बताओ, मतलब पढ़ाई, गाना या कुछ और? अरे नहीं भैया, वो सब क्यों करेगी ये तो घर संभालेगी, परिवार का ख्याल रखेगी, बस। और क्या, ये सब नाच गाना सीखकर क्या होगा बताइए? अच्छा, सब कुछ आप ही बोलेंगी क्या? मतलब आपकी बेटी कुछ भी नहीं कहेगी? वो कह रहा था तुम कुछ नहीं कहोगी? मैं दरअसल मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। लगता है वो ये डर गई है, इसलिए हकला रही है मेरी बेटी। नहीं माँ झूठ बोल रही है। वो मैं हकलाती हूँ, बचपन से ही मैं ऐसे ही हूँ। बेटी की शादी करने के लिए ऐसे झूठ बोल रही हैं आप? झूठ बोल के कभी रिश्ते नहीं बनते, पता नहीं है आपको? ऐसा मत कीजिए, मैं क्या करूं बेटा, मेरी बेटी हकलाती है, इसी वजह से कोई उससे शादी नहीं करना चाहता। इससे बड़ा दुख एक माँ के लिए और क्या हो सकता है? लेकिन आपकी बेटी ने तो सब कुछ सच बता दिया है, इसलिए मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। हाँ, सही कहा। अरे बेटा, तुम मेरे लिए वैरू हो बेटे, आज फिर से प्रमाण हो गया। बेटी चलेगी ना मेरे घर की बहू बनकर? दीपा कमला के पैर छूती है।
15 दिनों के बाद हरीश और दीपा की शादी हो जाती है। कमला का घर बेटे और बहू के खुशियों से भर जाता है। अच्छा बहू, मेरे बेटे का कुछ दिन ध्यान रखना। और बेटा, तुम भी बहू का ख्याल रखना। दरअसल तुम्हारी माँ ने भगवान से प्रार्थना की है, अगर एक अच्छी लड़की हमारे घर की बहू बनकर आएगी तो हम आपके दर्शन करने आएंगे। और वो मंदिर तो बहुत ही दूर है बेटा, इसलिए हमें आने में वक्त लग जाएगा, तो तुम लोग जरा संभल कर रहना यहाँ। हम आते हैं बेटा। हाँ। वो दोनों चले जाते हैं। अगले दिन की बात है। अमित किसी काम से जा रहा था, तभी रास्ते में उसे हरीश मिलता है। अरे हरीश, कैसा है तू? अच्छा हूँ अमित। अच्छा हरीश, कह रहा था, क्या तू अपनी बीवी की बात समझ पाता है क्या? अमित की ऐसी बात सुनकर हरीश तो अबाक हो गया। मतलब अच्छा, वो मैं कह रहा था कि तूने अपनी मर्जी से एक हकली लड़की से शादी की है। पूरा दिन तो सुनो कहने में बीत जाता है ना, तो इसीलिए कह रहा था कि एक लाइन बोलने में कितना समय लग जाता है? जितना भी समय लगे, वो मेरी बीवी है, समझे? तुझे उससे क्या दिक्कत है? हरीश खेत पर काम कर रहा था, तभी सुधीर और जगदीश वहां पर आते हैं। वो लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या रे भाई जगदीश, और कितनी देर काम करेगा? अरे घर पे एक छोटी सी बच्ची भी है, उसके लिए खिलौना लेना होगा ना तुझे। अच्छा, वैसे तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो? और ये छोटी बच्ची कौन है? क्यों रे, तेरी बीवी है ना? वो तो अभी तक सही से बात भी नहीं कर पाती है हरीश। तुम लोग बेकार बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? काम तो जिंदगी भर रहता ही है, लेकिन समाज में कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से अपनी बीवी के साथ उठना बैठना पड़ता है, वो भी तो सोचना चाहिए ना। लेकिन हरीश, तुझे तो क्या ही दिक्कत होगी, तेरी बीवी तो ठीक से बोल भी नहीं पाती है। कहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनो, ऐसा किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, सब भगवान की देन है और तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। ये सब सुनकर हरीश वहाँ से सीधे अपने घर की ओर चला जाता है। हरीश और उसकी बीवी दीपा रास्ते से चलते हुए कहीं जा रहे थे। दूसरी ओर अमित कहीं से आ रहा था। अमित उन्हें देखकर कहीं पर छिप गया। तभी हरीश ने कहा, कौन है वहाँ? क्या हुआ, तुम हमें ऐसे देखकर चुप क्यों रहे हो? कौन? अरे कौन है वहाँ? चलो बाहर आ जाओ, ऐसे चुप क्यों रहे हो? अमित बाहर आ जाता है। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं थे, इसलिए वो छिप गया था। मैं हूँ, मैं अमित। उसकी ऐसी हालत देखकर हरीश तो हैरान रह गया। ये क्या, तुम्हारे सर के बाल कहाँ गए सारे? ये तो अब झड़ गए हैं भाई, सब बाल झड़ गए हैं। तेरा मजाक उड़ाने का परिणाम मुझे मिला है। अरे अच्छा ठीक है, लेकिन अब ये सब हुआ कैसे? अचानक से सारे बाल कैसे झड़ सकते हैं? मैं अपने घमंड में चूर होकर खुद और सुंदर दिखना चाहता था। उस दिन जब बाजार से घर लौट रहा था, तब मैंने देखा एक आदमी तेल की शीशी लेकर एक पेड़ के नीचे बैठा था और एक कागज में लिखा हुआ था, 1 हफ्ते में काले घने बाल, आपकी सुंदरता में लगाए 4 चांद। मेरे कुछ बाल सफेद हो गए थे, तो मैंने सोचा कि एक शीशी तेल लगाकर देख लेता हूँ।
मैंने कभी नहीं सोचा था उस एक शीशी तेल से मेरा इतना बड़ा सर्वनाश हो जाएगा। अब अच्छा, डॉक्टर को दिखाया क्या? डॉक्टर ने जवाब दिया, कहा कि सर पे बाल कभी नहीं आएंगे। भाभी ने भी ये तेल लगाया था क्या? नहीं, मेरी बीवी मायके गई हुई है इसीलिए नहीं लगाया, नहीं तो मैं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। घमंड में इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मुझे ये बात अब पता चली है, और तभी उनका घमंड ऐसे ही चूर हो जाता है। आज वो घर वापस आने वाली है और मुझे ऐसी हालत में देखेगी तो मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी ना। मुझे डर लग रहा है कहीं वो मुझे छोड़कर चली ना जाए। मैं क्या करूँगा? मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। हाय, अब मैं क्या करूं? उनकी बातें सुनकर सुधीर भी वहां पर आ जाता है। सुधीर भी बहुत ज्यादा दुखी था। कह रहा हूँ अब मैं अपनी बीवी के साथ कभी नहीं रहूंगा। क्यों भैया? आप लोगों के बीच कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं, चलने का ढंग नहीं है। वो घर के आंगन में गिरकर सामने का आधा दांत तोड़ दिया है। अब वो बच्चे जैसे बोलने लग गई है। अरे ठीक है, ये तो एक एक्सीडेंट था ना, किसी के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाभी को छोड़ दोगे। और हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ देंगे। आपको देखना है, मेरे साथ आइए। रास्ते में चलते चलते बहुत कुछ दिखाई देगा आपको। आइए आइए आइए। चलते चलते उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे एक पति पत्नी बैठे हुए हैं। पति का हाथ नहीं है और उसकी पत्नी उसे अपने हाथों से खिला रही है। हरीश कुछ देर वहीं खड़े उन्हें देखता रहा, फिर उनकी ओर इशारा करके बोला, वो देखो, देखा तुम लोगों ने? आगे चलते, आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वो देखते हैं, अरे ये तो हमारे पड़ोस का राजू है। और वो उसकी पत्नी है। उसकी शादी उस अंधी लड़की से लगभग 3 महीने पहले हुई थी। सुना है वो बहुत अच्छी है। कुछ दूर और चलने के बाद एक बुजुर्ग आदमी एक बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़कर चल रहा था। सुधीर उन्हें देखकर गिरने ही वाला था, तभी हरीश ने संभाल लिया और उसे गिरने से बचा लिया। अरे अब तुम ठीक तो हो ना? देखो, अभी इस ईंट से तुम्हारे लग जाती। अब मैं ठीक हूँ। हरीश, अगर तू सही समय पर मुझे नहीं बचाता तो शायद मेरे दांत बुरी तरह टूट जाते। हाँ, हो सकता था। एक बात कहूँ तुमसे, मुझे लगता है अगर तुम्हारे दांत टूट गए होते तो भाभी आपको कभी भी छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचती। क्या होगा इस बात का पता तो किसी को नहीं होता ना। हाँ, सही कहा। कोई अंधा है, किसी का हाथ नहीं है, कोई सही से बोल नहीं पाता, लेकिन सभी इंसान है। सबको भगवान ने ही बनाया है। हर कोई हर तरह से परिपूर्ण हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। और अपने लोग तो हम हमेशा अपने ही होते हैं। उनमें कुछ भी कमी निकल जाए। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं अभी अपनी बीवी के पास जाता हूँ, जाके उससे इसी हाल में मिलता हूँ।
अगर वो मुझे इसी हालत में स्वीकार कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो मान लूँगा ये मेरे कर्मों का फल है। हरीश, तू भी मुझे माफ़ कर देना भाई, गलती हो गई। हाँ हरीश, और तू मुझे भी माफ़ कर दे मेरे भाई। अरे नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों समझ गए, यह काफ़ी है, यही चाहिए था मुझे। ठीक है, अभी हम चलते हैं, तुम लोग भी अपने घर जाओ, ठीक है? ध्यान रखिए। अमित और सुधीर दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और चले जाते हैं। हरीश और दीपा भी एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ जाते हैं।